हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953। इसके मैं 2 वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है और बहुत ही आसान एक्ट है ये। सिर्फ आप ध्यान से वीडियो सुनते रहेंगे या सुन लेंगे तो एक्ट ओवरऑल आपको तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसका मेन में क्वेश्चन आने पर कैसे आंसर करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 8 तक। आज हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे। 9 सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेन सेक्शन है। चकबंदी संक्रियाओं को कैसे डील किया जाएगा ये सेक्शन 9 पर बताया गया है। सेक्शन 9 के ABCD 4 सब क्लासेज हैं और इन्हीं सब क्लासेज में संक्रियाओं को कैसे मैनेज किया जाएगा, चकबंदी के पहले क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो प्रपत्र हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको पब्लिक तक पहुंचाने के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी और उस प्रतिक्रिया के विरुद्ध क्या कानून है हमारे पास, उन प्रक्रियाओं संक्रियाओं को कानूनी रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। विशेष तौर से सेक्शन 9 इन चीज़ों पर फोकस करता है। तो हम लोग पढ़ चुके थे सेक्शन 8 तक। आज हम सेक्शन 8 का क्लास A यानी कि 8 का पढ़ेंगे। 8 का में बताया गया है सिद्धांतों का विवरण। तो सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांतों का विवरण से क्या मतलब है चकबंदी अधिनियम में। तो सिद्धांतों का विवरण का आशय ये है कि चकबंदी करते समय कैसे नियमों का पालन किया जाएगा, किन किन नियमों के तहत हम चकबंदी संक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि चकबंदी करने के लिए जिन भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीडिंग्स जैसी भी हैं उन सबको संकलित किया जाएगा। चकबंदी संक्रिया चकबंदी करने के लिए चकबंदी के पहले ये सब संकलित किया जाएगा और इसको हम जोत चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत सिद्धांतों का विवरण कहते हैं, क्योंकि इन सिद्धांतों को हमें प्रकाशित करना होगा। जिस भी क्षेत्र में चकबंदी संक्रिया करनी है वहाँ पर जो धारा 8 का के अंतर्गत सिद्धांत बनाए जाएंगे, वो सिद्धांतों का प्रकाशन हमको आगे करना होगा, पब्लिक को बताना होगा और उस सिद्धांतों के विरुद्ध यदि कोई आपत्ति आती है तो उसे स्वीकार भी करना होगा और उस आपत्ति को निपटाना भी होगा। तो सिद्धांतों का विवरण का कुल मिला के मतलब ये है कि वो सारे नियम संकलित कर लिए जाएंगे एक जगह, एक पेपर पे, जिनका प्रयोग करते हुए हमें चकबंदी करनी है। तो चकबंदी करने में जिन नियमों का, जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा, जिन सिद्धांतों के तहत चकबंदी की जाएगी, इनको हम सिद्धांतों का विवरण कहते हैं और ये धारा 8 का के अंतर्गत इस अधिनियम में बताया गया है। तो धारा 8 का के अंतर्गत सिद्धांतों का विवरण तैयार किया जाता है
संकलन किया जाता है इनका। और ये जो है सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से तैयार कराएंगे। तो सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से चकबंदी क्रियाओं को करने के लिए कटक में जिस सिद्धांतों के अधीन चकबंदी क्रियाएं की जाएंगी उनका विवरण तैयार कराएगा और इसी को हम सिद्धांतों का विवरण कहते हैं। अब आता है धारा 9। तो धारा 9 का जो धारा 9 है उसके अंतर्गत जो भी ये अभिलेख तैयार किए गए हैं, सिद्धांत तैयार किए गए हैं, यानी कि धारा 8 के अंतर्गत और धारा 8 के अंतर्गत जो भी प्रपत्र तैयार किए गए हैं, जो भी सिद्धांत तैयार किए गए हैं, इन सिद्धांतों का, इन प्रपत्रों का, अभिलेखों का प्रकाशित किया जाएगा। धारा 9 के अंतर्गत इनको प्रकाशित करना और इनके संबंध में आपत्तियों को आमंत्रित भी करना, ये काम है धारा 9 का। तो धारा 9 में ये बताया गया है कि धारा 8 और 8 का के अंतर्गत जो भी अभिलेख, जो भी प्रपत्र, जो भी सिद्धांत तैयार किए गए हैं, इन सब का प्रकाशन किया जाएगा और वहाँ की जनता से, जो उस क्षेत्र के अंतर्गत रह रही है, जो चकबंदी से प्रभावित होंगे या जिन पर चकबंदी लागू होगी, उनसे आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। तो धारा 9 में आपत्ति को मंगाया जाएगा। हमारे पास जो मटेरियल है हमने बता दिया, आपको प्रकाशित कर दिया, आप देख लो, सुन लो, पढ़ लो, समझ लो। अब अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपत्ति लगा लो, नहीं दिक्कत है तो चकबंदी होने दो, सिंपल सी बात है। तो ये है, तो इस तरह से हम धारा 9 के अंतर्गत ये सारे प्रपत्र सिद्धांत प्रकाशित करा देंगे और आपत्तियों को हम आमंत्रित कर देंगे। आमंत्रित करने का मतलब ये है कि जो भी भूधारक हैं उस क्षेत्र में, उन सबको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। अब इसलिए हमने आपत्ति को आमंत्रित किया है। आपत्ति आमंत्रित करने का मतलब ये है कि हम आपको अवसर दे रहे हैं कि आपको अगर कुछ कहना है तो आप आइए और हमें बताइए, हमसे कहिए। तो धारा 9 के अंतर्गत स्पष्ट ये बात कर दी गई है। और पहली बात, धारा 9 के अंतर्गत अगर कोई लिपि की अशुद्धि हो गई है, विवरणों में, प्रपत्रों में कोई इस प्रकार की अशुद्धि हो गई है, तो सहायक चकबंदी अधिकारी उन्हें सही करेगा और संबंधित खातेदार जो भी हैं या उस पर स्वत्व या स्वामित्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा और इस तरह से अन्य अभिलेख जो भी हैं, जैसे भी हैं, उनको सही किया जाएगा, अभिलेखों को नियत किया जाएगा, चाहे वो चालू वार्षिक रजिस्टर हो, खसरा हो, जो भी है। तो इस रजिस्टर में वो सारी चीज़ें सही की जाएंगी, नियत की जाएंगी, अभिलेखों को कंफर्म किया जाएगा। ये बता दें कि धारा 9 के अंतर्गत अगर आपको आपत्ति करनी है तो जो भी नोटिस भेजी जाएगी आपके पास, नोटिस की तामीली के दिनांक से 21 दिन का समय रहेगा आपको आपत्ति दाखिल करने का। तो धारा 9 के अंतर्गत अगर आप आपत्ति दाखिल करना चाहते हैं और आपके पास कोई नोटिस आई है तो उस नोटिस की तारीख से 21 दिन के अंदर आपको ऐसी आपत्ति दाखिल करने का अधिकार है, पर सीमा अवधि आपके पास है। धारा 9 के अंतर्गत ये भी बताया गया है, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई म्यूटेशन से संबंधित नामांतरण के आदेश हैं तो ये नामांतरण के आदेश को अंतिम आदेश नहीं माना जाता। अब देखो, ये ऐसा होता है कि नामांतरण विशेष तौर से म्यूटेशन इसलिए किया जाता है कि सरकार को ये पता लग जाए कि उस भूमि का राजस्व किस व्यक्ति से लेना है।
मात्र इतना ही उसका उद्देश्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर म्यूटेशन करके किसी व्यक्ति का नाम उस भूमि पर आ गया है, उस भूमि के प्रपत्र पर आ गया है, तो वह उसका स्वामी ही हो, ऐसा इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं माना जाता। इसमें धारा 9 के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया गया है कि नामांतरण का आदेश मूल अंतिम आदेश नहीं है। नामांतरण का जो मूल उद्देश्य है वो नामांकित व्यक्ति से राजस्व की वसूली करना है। सरकार को ये पता है कि इस व्यक्ति से हमें इस भूमि की मालगुजारी लेनी है, इतना उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य म्यूटेशन का ये कतई नहीं है कि नामांतरण के बाद जिस व्यक्ति का नाम आया है वह उस भूमि का स्वामी ही हो, ऐसा उद्देश्य नहीं है इसका। ठीक है, तो ये आप म्यूटेशन के संबंध में विशेष बात जान लीजिए। धारा 9 का की बात करते हैं अब। तो धारा 9 का में ये एक कर्तव्य है चकबंदी अधिकारी के ऊपर आरोपित किया गया है कि अगर उसके पास आपत्तियां आई हैं तो वो उन आपत्तियों को पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते करके निपटाए। संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित या भूमि पर दावों से संबंधित कोई विवाद आपत्ति उसके सामने आती है तो वो पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता करके विवादों को निपटाएगा। और अगर इसी धारा में आगे बताया गया है कि वो जो विवाद वो नहीं निपटाता है तो उसकी सूचना वो फिर अपने ऊपर चकबंदी अधिकारी को देगा और फिर मामले वो निपटाएंगे। ये पावर फिर उनके पास जाता है। इसमें जो विवाद हैं, हो सकता है वृक्षों से संबंध हो, कुओं से संबंधित हो, जमीन में सुधारों से संबंधित हो, मूल्यांकन से संबंधित हो, विभाजन से संबंधित हो। अगर कुछ ऐसे मामले हैं जो सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा नहीं निपटाए गए हैं, वो निस्तारित नहीं किए जा पा रहे हैं, तो फिर ये चकबंदी अधिकारी को सूचना देंगे और चकबंदी अधिकारी उनका निस्तारण करेंगे। ये बात 9 का में भी बता दी गई है। धारा में आगे ये कहा गया है कि चकबंदी जो सहायक चकबंदी अधिकारी हैं, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, सहायक चकबंदी अधिकारी उस दशा में जब भूमि पर दावों या संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित आपत्तियां प्राप्त करते हैं तो फिर संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हैं और सुनवाई के पश्चात समझौता करा करके विवाद निपटाएंगे। यानी कि इसके पहले यही बात मैंने बताया आपको कि जो भी आपत्तियां आएंगी वो सहायक चकबंदी अधिकारी सुलह समझौते पक्षकारों के मध्य करा करके निपटाएंगे। अगर नहीं निपटा पाते हैं तो वो अग्रेसित करेंगे, चकबंदी अधिकारी को सूचित करेंगे, मामले को अग्रेसित करेंगे, वो निपटाएंगे, है ना। अब वो कुओं से संबंधित हो, वृक्षों से संबंधित हो, स्वत्व से संबंधित हो, विभाजन से संबंधित हो, कुछ भी हो, अगर वो निपटा पाते हैं तो ठीक है, नहीं ऊपर जाएगा। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि निर्विवाद उत्तराधिकार के मामले, तो अगर वो निर्विवाद हैं तो उसको सहायक चकबंदी अधिकारी तो निपटा ही देंगे और जांच के आधार पर, और उसमें तो कुछ है ही नहीं। नामांतरण की कार्यवाही की प्रकृति वाली अगर कोई अन्य कार्यवाही है और निस्तारित नहीं की गई हैं तो उन मामलों को भी वो चकबंदी अधिकारी के पास भेजेंगे, फिर उसका निस्तारण वो करेंगे। और ये इस तरह के विवाद धारा 9 का के अंतर्गत ही निपटाए जाएंगे। क्योंकि धारा 9 का में ये व्यवस्था की गई है कि इससे संबंधित आपत्तियां धारा 9 का के अंतर्गत ही मंगाई गई हैं। तो जब धारा 9 का के अंतर्गत मंगाई गई हैं और धारा 9 का में स्पष्ट उसके हेड में कहा गया है कि भूमि पर दावों तथा संयुक्त
जोतों के विभाजन से संबंधित मामलों का निस्तारण। तो धारा 9 के बाद जो धारा 9 का आती है, तो धारा 9 में तो आपत्तियां आमंत्रित कर ली गई, चलो उनको समझ लिया जाएगा। इसके बाद धारा 9 का में फिर से स्पष्ट कर दिया गया कि इस तरह के मामले धारा 9 का के अंतर्गत निपटाए जाएंगे। तो किस तरह के मामले निपटाए जाएंगे, तो उनमें बताया गया कि भूमि पर दावों से संबंधित कोई मामला है, संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित मामला है, तो वो धारा 9 का के अंतर्गत निपटाए जाएंगे। और ये जो मामले हैं संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और सुलह समझौते पक्षकारों के मध्य सुलह कराकर समझौता करा करके मामले को निपटाया जाएगा। अगर इसके बाद भी मामला सहायक चकबंदी अधिकारी नहीं निपटा पाते हैं तो वो चकबंदी अधिकारी को अग्रसित कर देंगे, फिर आगे काम उनका है, फिर वो उस मामले को निस्तारित करेंगे। तो इस तरह से धारा 9 का के अंतर्गत जो है ये मामले निपटाए जाएंगे। और विशेष बात यह है कि सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी धारा 9 का के लिए न्यायालय समझे जाएंगे। यानी कि धारा 9 का के अंतर्गत जो मामले सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी निपटाएंगे तो वो खुद न्यायालय होंगे, उनको न्यायालय समझा जाएगा। तो ये बात स्पष्ट कर दी गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके आदेश की क्या वैल्यू होगी जब मामला निपटेगा। तो इस तरह से इस धारा में ही स्पष्ट कर दिया गया कि ये सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी धारा 9 का के अंतर्गत न्यायालय समझे जाएंगे। अब इसके बाद जब ये मामले निपट गए तो फिर धारा 9 खा यानी कि 9B आती है। 9B में भी आपसे ये बताया गया कि जो सिद्धांत है, अभी देखिए भूमि से संबंधित संयुक्त जोतों के विभाजन संबंधित जो मामले जो विवाद हैं वो 9 में आ गए। अब 9 में क्या आएगा, 9 में आएगा कि जो सिद्धांत 8 में तैयार कराए गए थे। धारा 9 में तो सीधे 8 और 8 का दोनों के संबंध में हो गया, उसके संबंध में आपत्ति आ गई। अब 9 में स्पेशली हमने देखा कि 9 के अंतर्गत आपत्तियां हमने मंगा ली और 9 के अंतर्गत जो सिद्धांत बनाए गए थे धारा 8 के अंतर्गत, तो जो सिद्धांत बनाए गए थे तो सिद्धांतों के विवरण के संबंध में अगर कोई आपत्ति की गई है तो उन आपत्तियों का निस्तारण 9 के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये थोड़ा से डिफरेंस आप समझते चलिए। तो सिद्धांतों के विवरण के संबंध में अगर कोई आपत्ति की गई है तो वो आपत्ति 9 के अंतर्गत निपटाई जाएगी। इस पर भी व्यवस्था वही है, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, पक्षकारों को सुना जाएगा, ठीक है। पक्षकारों के साथ साथ चकबंदी समिति के दृष्टिकोण को भी जाना जाएगा। चकबंदी समिति की दृष्टिकोण क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए जो चकबंदी अधिकारी हैं उनको सहायक चकबंदी अधिकारी मामले के निस्तारण की सूचना देगा। यानी कि जो भी आपत्ति आई है उसका निस्तारण पक्षकारों को सुनने, समझने और चकबंदी समिति के दृष्टिकोण को जानने के पश्चात जो भी निस्तारण किया है इसकी सूचना वो चकबंदी अधिकारी को देंगे। ये धारा 9 में कहा गया है। तो निस्तारण भी कर देंगे और अपनी रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत भी कर देंगे। अब 9 में एक बात बताई गई है कि भले ही कोई आपत्ति नहीं की गई है इस संबंध में, भले ही कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है इस संबंध में, तब भी चकबंदी अधिकारी इस प्रयोजन के साथ कि अगर नहीं चकबंदी आई है फिर भी कहीं कोई मिस्टेक, कोई कमी न रह जाए, तो इस प्रयोजन के साथ वो स्थानीय निरीक्षण करने के लिए जाएंगे और स्थानीय निरीक्षण करेंगे। धारा 8 के अंतर्गत जो भी सिद्धांत तैयार किए गए हैं ये शुद्ध हैं कि नहीं हैं इस बात का निश्चय करेंगे, जांच करेंगे, खुद को श्योर करेंगे और पब्लिक को भी श्योर करेंगे। ये काम चकबंदी अधिकारी को सौंपा गया है, उसकी शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, जांच करने के लिए।
और अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी है तो वो स्वप्रेरणा से उन सिद्धांतों के विवरणों में परिवर्तन संशोधन करने के लिए सशक्त है। तो धारा 9 ख के अंतर्गत सिद्धांतों के विवरण के संबंध में कोई आपत्ति आती है, सहायक चकबंदी अधिकारी पक्षकारों को सुनने के बाद और चकबंदी समिति जो है उसका भी दृष्टिकोण जानने के बाद मामले का निस्तारण करते हुए चकबंदी अधिकारी को सूचित करेंगे, अग्रेसित करेंगे और उसके बाद अगर कोई सूचना नहीं भी, कोई आपत्ति नहीं भी आती है, भले ही कोई आपत्ति नहीं आई है, तब भी चकबंदी अधिकारी का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वो स्थानीय निरीक्षण करें और ये जांचें कि जो सिद्धांतों के विवरणों में कहीं कोई गलती, कोई कमी, कोई अशुद्धि तो नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो फिर वो उनको शुद्ध करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन जैसा भी वो आवश्यक समझते हैं स्वप्रेरणा से कर सकते हैं। यहाँ पर भी परिसीमा अधिनियम 21 दिन है। अगर सिद्धांतों के विवरण के संबंध में कोई आपत्ति करनी है तो उसके लिए भी परिसीमा अवधि 21 दिन की है, तो वो कर सकता है। चकबंदी अधिकारी ने जो भी मामला निस्तारित कर दिया है, ठीक है। अब अगर उससे कोई व्यक्ति क्षुब्ध है, पीड़ित है, परेशान है, तो फिर वो 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी को के समक्ष अपील कर सकता है। तो 9 ख के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी को वो अपील करेंगे 21 दिन के अंदर। इसके पहले जो धारा 9 की बात आई थी तो वहाँ पर प्रकाशन के बाद 21 दिन का समय है आपको आपत्ति दाखिल करने का, तो वहाँ आपत्ति दाखिल करने का 21 दिन का समय धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 9 ख के अंतर्गत आपको 21 दिन का समय चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ अपील प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। तो ये दोनों में अपना डिफरेंस देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। धारा 9 ख के अधीन एक बात और है कि आपत्तियां जो भी हैं वो सहायक चकबंदी अधिकारी को ही प्रस्तुत की जाएंगी, सीधे इसके ऊपर नहीं प्रस्तुत की जाएंगी। आपत्तियों के बारे में रिपोर्ट चकबंदी अधिकारी को सहायक चकबंदी अधिकारी प्रस्तुत करेंगे और आपत्तियों का निस्तारण चकबंदी अधिकारी ही करेंगे। इस तरह से ये व्यवस्था यहाँ की गई है। तो हमने पढ़ा धारा 9 का धारा 9 ख। अच्छा लगा ये वीडियो? अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।